हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों सॉल्व करे थे और लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बच्चों सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए अभी चैनल पे, इस चैप्टर का पूरा लिंक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी कहीं से भी आपको चाहिए तो जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में थोड़ी मेहनत कर लीजिए। आप लोग पूछते हो सर और पार्ट्स कहाँ पे हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट बच्चों पिन किया हुआ है, पिन कमेंट है, रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। पूरी फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ क्लास 10th की, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे जब आप लेक्चर देखते देखते नोट्स वगैरह बनाओगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी लगभग पूरी फिनिश कर चुका हूँ और हर एक चैप्टर को आर.डी. शर्मा से भी पढ़ा चुका हूँ, उसके भी लिंक नीचे दिए हुए हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, नीचे विजिट करिए। और अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही सॉल्व करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करिए, पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी बच्चों न्यू स्टूडेंट्स के लिए, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि हम एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द पॉइंट ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, तो हमको ये बताना क्या है, ये ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे बताना था विद द हेल्प ऑफ जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई भी करना था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए है ये क्या पॉइंट पी और क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब पॉइंट पी और क्यू को जब ज्वाइन किया जाता है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये पॉइंट पी है और यहाँ कहीं आपका पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी और क्यू को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऐसा होगा, सपोज लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। आपको याद है बच्चों, अगर कोई दो पॉइंट आपको दिए होते हैं और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, तो ये जो पॉइंट होता है इसकी पी से डिस्टेंस और क्यू से डिस्टेंस, यानी कि जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि पॉइंट ए पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है कि नहीं, मतलब पॉइंट ए यहाँ कहीं लाई करता है कि नहीं। तो आपको क्या निकालना होगा, ए पी और ए क्यू, मतलब ये जो पॉइंट ए है अगर ये पी से और क्यू से इक्वी डिस्टेंस हो, ये हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है, एग्जाम्पल में दिया हुआ था, ठीक है। अगर पॉइंट ए बच्चों पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से इक्वी डिस्टेंट पे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंट पे हो, तभी पॉइंट ए जो है वो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले पी क्यू लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको निकालना क्या है, आप ए पी निकाल लो, ए क्यू निकाल लो, अगर इक्वल आ गया तब तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो चलिए निकालते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है 6,5, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,-4 और पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है आपको क्या 2,7, ठीक है। तो चलिए ए पी निकालिए। तो ए पी बच्चों फाइंड करते हैं, ए पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपका फोकस पॉइंट ए और पॉइंट पी पे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये मैं, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है और प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो 16 प्लस 4 बच्चों 20 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 20 को आप लोग लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो 2√5 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहीं पे सामने लिख लेते हैं, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 2√5 यूनिट्स, ओके। या अगर आप √20 पे भी छोड़ देते ना बच्चों तो कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं, ठीक है, बिकॉज बस हमको यहाँ पर कंपेयर करना है। नाउ वी विल फाइंड व्हाट ए क्यू, तो वी विल फाइंड ए क्यू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट क्यू, ओके। तो ए क्यू x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, x2 कितना है आपका 0 माइनस x1 कितना है आपका 2, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 कितना है आपका -4 और माइनस y1 कितना आपका 7 है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 2 क्या होता है -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस माइनस 4 और -7, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो ये -11 हो जाएगा भाई, 4 प्लस 7 11 होता है, तो -11 और -11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 और -11 का स्क्वायर भी 121, तो ये हो गया 121, ओके। तो आप क्लियरली देखो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 121 और प्लस 4 125 हो गया, सही है। तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने बेवजह ही सॉल्व कर लिया।
सीधी सीधी हमको बच्चों बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ध्यान से चेक करिए। ए क्यू का जो लेंथ है, ए क्यू का लेंथ वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 125 और ए पी का लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। ध्यान से चेक करो, दोनों नंबर्स पे स्क्वायर रूट ही तो लगा है, तो बस आपको नंबर कंपेयर करने हैं बस, और कुछ नहीं। जहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा नंबर लिखा होगा वो वैल्यू बड़ा होगा, और जहाँ पर छोटा नंबर लिखा है वो वैल्यू छोटा होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना। अगर एक पे स्क्वायर रूट लगा होता और एक पे क्यूब रूट, तब तो हम नहीं कंपेयर कर सकते थे, लेकिन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा है इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए क्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 125, तो ए क्यू इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू बड़ा है किससे, √20। √20 क्या है, ए पी, तो ए क्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, ए पी, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों ए क्यू इज इक्वल टू ए पी आता, मतलब जितना ए पी आता उतना ही ए क्यू आता, तब हम बोलते क्या कि जो पॉइंट ए है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू पर लाई करता है। तो ये जो डायग्राम हमने आपको बताया था तो समझाने के लिए बताया था, तो पॉइंट पी यहाँ लाई नहीं करता है बच्चों। तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा सर, बच्चों दिमाग लगाइए खुद से सॉरी पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ। पॉइंट ए यहाँ नहीं लाई करता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वो कहीं और लाई करेगा। सर कैसे लाई करेगा, देखो बच्चों कुछ इस तरीके से लाई करेगा। आपका ए क्यू थोड़ा सा लेंथ में लंबा है और ए पी छोटा है, ठीक, तो मेरे ख्याल से कुछ ये सिचुएशन होगी। देखिए पॉइंट ए ऐसा कहीं होगा, ठीक, ये ऐसा कहीं होगा पॉइंट ए, जिससे कि ए पी देखिए छोटा हो गया और ए क्यू बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये ए क्यू का लेंथ कितना हो गया, √125, और ए पी कितना हो गया आपका, ए पी आपने निकाला है कितना है, √20। सही है, तो आप चेक करो ये पॉइंट ए यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल से, जो कि पी क्यू का, एल क्या है, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पॉइंट ए इस एल से शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही, हेंस ए डज नॉट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द line segment PQ. Okay, what is the reason? Reason is AQ is not equals to what, AP, means the point A is not equidistant from point P and point Q. Okay, बात समझ में आ गई कि नहीं, तो इस तरीके से आंसर करेंगे, कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए 5, -3 इज वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B। अब हमको बताना है ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है कि फॉल्स है। आप इसका डायग्राम समझिए पहले। देखिए ये पॉइंट ए है यहाँ पर, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 7, -2, करेक्ट। और यहाँ कहीं आपके पास है स्टूडेंट्स पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 1, -5। इसको ज्वाइन कर दिया तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिल गया ए बी, ठीक। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है, देखिए बात समझिए बच्चों, ये लाइन सेगमेंट ए बी मिला आपको। अगर हम इसको बोलेंगे ट्राई सेक्शन करिए इसका, मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ डायग्राम आएगा, सही है, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और ये 1, ये टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सही है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि लाइन सेगमेंट ए बी 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ, तो जवाब है सर 2 पॉइंट्स की हेल्प से। देयर आर 2 पॉइंट्स, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स में से क्या एक पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, ये क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है। बात समझिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि द पॉइंट P is one of the 2 points of trisection of the line segment joining the points A and B। मतलब A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन के कितने पॉइंट्स होंगे। ट्राइसेक्शन के 3 पॉइंट्स नहीं होते, ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स ये देखिए, ये वाला और ये वाला, इनको बनाकर ही हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कह रहा है इन दोनों में से क्या एक पॉइंट P होगा। तो बच्चों सोचो, आप चाहें P को इधर सोच लो, अगर P हम इधर सोच लेते हैं तो देखिए 1:2, और ध्यान से चेक करिए, अगर हम P को इधर सोच लेते हैं, बिकॉज A से P की तरफ बात हो रही है ना, पहले A की बात करिए फिर P की बात करिए, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, पॉइंट P अगर लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, 1:2 के रेशियो में, चेक करो, 1 पार्ट और इधर ये 2 पार्ट, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या दिए पहले बताइए, 5, -3। अगर बच्चों बहुत ध्यान सुनिए, अगर ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तब तो ये पॉइंट P ट्राइसेक्शन वाला एक पॉइंट होगा, दोनों में से ये एक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आपको ये चेक करना है कि क्या पॉइंट, अभी हमको पता नहीं, हम तो आपको डायग्राम में दिखा रहे थे, अभी हमें नहीं पता कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, अभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे तो पक्का देखिए ये पार्ट हो जाएगा 1 पार्ट और ये 1, 2, ये 2 पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब पक्का जो पॉइंट P है वो ट्राइसेक्शन वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, उनमें से एक है,
सही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप एक काम करिए, आप ये चेक कर लीजिए कि पॉइंट पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो हेयर वी चेक सॉल्यूशन में, हेयर वी चेक, हेयर वी विल चेक, we will check point P internally. Here we will check in what ratio, in here we will check in what ratio, the point P divides the line segment AB internally. अब आगे आप लिख लीजिएगा क्या, if the point P divides the line segment AB in the ratio 1:2 internally then the given statement is true. अब मैं आपको बच्चों ध्यान से चेक करिए, निकालने जा रहा हूं कि पॉइंट P AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे बताइए, हम अज्यूम करते थे लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटू K:1 रेशियो। ओके, तो लेट, अब ये सब स्टेटमेंट बच्चों आप लोग लिख लो, बहुत पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को लेट अस से K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लिया K की वैल्यू निकाल लीजिए, जो K की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। अगर K का वैल्यू 1/2 आ गया 1:2, तो इसका मतलब P इज द वन ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ, ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये जो पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और ये क्या है आपका x2, y2, और ये हो जाएगा आपका x, y। याद है आपको, ये हो गया m1:m2, ठीक। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था याद करिए, x इज इक्वल्स टू m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 x2, m1 कितना है आपका, m1 है आपका k, ओके, k इंटू x2 कितना है 1, प्लस m2 x1, m2 कितना है आपका 1 इंटू x1 कितना है 7, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ओके, तो बच्चों x कोऑर्डिनेट से ही आपकी बात बन जाएगी। कैसे, x की वैल्यू कितनी है, ये x कोऑर्डिनेट है कितना, पॉइंट P का 5, तो 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k इंटू 1, x की जगह 5 रखा, k इंटू 1 k और प्लस 1 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय k+1। बस अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व कर लेंगे इसको, बताइए। करते हैं सॉल्व, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या है, 5 इज इक्वल्स टू k+7 अपॉन k+1 डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय k+1 बोथ साइड। तो k+1 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और k+1 से हमने किसी भी इक्वेशन में हम सेम क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। k+1 कैंसिल, अब 5 इंटू k 5k और प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, k+7, सही है। अब यहाँ से k को लेफ्ट में लेके आइए तो क्या हो जाएगा 5k, और ये वाला k लेफ्ट में आके -k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7, और 5 को राइट में लेके जाइए तो -5, तो 5k और -k कितना हो जाएगा 4k, 7 - 5 कितना होता है 2। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 4 से राइट में, ये 4 से 4 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू 2 1 और 2 2 k का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी कि ये जो k:1 था ये कितना हो जाएगा 1:2। तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाई ट्रू, आंसर में हमने लिखा ट्रू, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, सिंस पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio of, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, रेशियो ऑफ 1:2 इंटरनली, ऐसे करके हम करेंगे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर सच दैट AB इज इक्वल्स टू 2/9 AC। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका फिगर बना के आपको समझाता हूँ, जरा बात समझिए। देखिए मान लीजिए कि पॉइंट A है और पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। देखिए थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है फिगर, इसको थोड़ा ऐसे खिसकाते हैं, ये ऐसे, ठीक, अब सही है।
देखो बच्चों बात समझो जरा, बात समझो। इन्होंने आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि भाई ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स हैं, कह रहा है आर कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है? अभी हमें बताना है, अभी हमें पता नहीं है, रुक जाओ, ठीक है। तो अभी तो मैंने चलो डायग्राम बना लिया, तीनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में ले लिया, अभी आपको दिखाने के लिए। बात समझो, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -6, 10, पता नहीं ये कोलिनियर है कि नहीं है, अभी हम चेक करेंगे। अब देखिए ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कंडीशन लगा रखी है क्या, कि सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2/3, ए बी इज इक्वल टू 2/3 ए सी, ए बी जो है वो ए सी का कितना पार्ट हो, सॉरी 2/3 नहीं 2/9, ये जो ए बी है ना स्टूडेंट्स, वो ए सी का कितना पार्ट होना चाहिए, 2/9 ए सी, ठीक है। अब देखो बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, यहाँ थोड़ी सी आप दिमाग अपना लगा सकते हो। क्या ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू 2/9 ए सी। नाउ डिवाइडिंग बाय ए सी बोथ साइड, बच्चों लेफ्ट में भी आप ए सी से डिवाइड लगाइए और राइट में भी आप ए सी से डिवाइड लगाओ, इससे ये कैंसिल, अरे इसको डायरेक्ट इसके नीचे भेज दो, इधर मल्टीप्लिकेशन में ए सी, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने ऐसे बोथ साइड ए सी से डिवाइड लगा दिया। तो क्या आ गया बोलिए, आपके पास आ गया ए बी इज टू ए सी इज इक्वल्स टू 2/9। कोई डाउट है? यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ए बी कितना पार्ट है, 2 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट का मतलब इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 पार्ट का मतलब 2x ले लो इसको, ठीक है। तो ए बी कितना है, 2x है, और ए सी कितना है स्टूडेंट्स, ए सी आपका चेक करो 9x हो जाएगा, 9 पार्ट, ये हो गया 9x। अब मुझे बताइए बच्चों, आप एक बार बताइए कि अभी हम ना मन में सोच के चल रहे हैं कि माना कि ये क्या है, कोलिनियर है, लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, कोलिनियर है, ओके। तो ध्यान दीजिए जरा कि अगर ए बी क्या है 2x और ए सी 9x है, तो बी सी कितना बचेगा, 9x - 2x, दैट इज व्हाट, 7x, ओके। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक ये है इस क्वेश्चन की, कि अगर हम क्या कर लें, अगर हम ए बी का रेशियो निकाल लें किसके साथ, बी सी के साथ, अगर हम ए बी का रेशियो किसके साथ निकाल लें, बी सी के साथ, और कितना आ जाए वो, देखिए 2x y 7x, ए बी कितना है 2x और बी सी कितना है 7x, ये कैंसिल हो जाए, और ए बी इज टू बी सी अगर 2:7 मिल जाएगा आपको, अगर ए बी इज टू बी सी कितना मिल जाएगा, 2:7, तो पक्का ये चीज़ आपने कहाँ से सोची, ये चीज़ आपने यहाँ से सोची, कहाँ से, कि ए बी को आपने 2 पार्ट अज्यूम किया था, मतलब 2x, और ए सी को आपने 9x अज्यूम किया था, ठीक है। और उसकी हेल्प से आपने सोचा कि भाई ए बी इज टू बी सी अगर कितना आ जाए 2:7, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ए बी का रेशियो निकाला है किसके साथ, बी सी के साथ, अगर ये 2:7 आ जाए तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सोचा था वो सब कुछ सही था। सोचा आपने कैसे था, सोचा आपने इस रिलेशन की हेल्प से था कि ए बी इज इक्वल टू 2/9 ए सी लेके आप चले थे, यही सोच के आप ऐसा सोच पाए, और अगर ऐसा आप दिखा दें तो पक्का ये बात क्या है, ट्रू है। बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा समझिए, अब हम क्या करें, अब हमारा टारगेट ये हो गया है क्या, कि ए बी और बी सी हम निकाल लें और उनका रेशियो ले लें, ठीक। तो आप तो निकाल सकते हो, चलिए ए बी का लेंथ निकालिए बच्चों, फटाफट यहाँ निकालते हैं। भी एक बात और डिस्कस करूँगा, जरा ध्यान देना, ठीक है। अब ए बी का लेंथ बच्चों मैंने निकाला, तो क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिएगा, डिस्टेंस ए बी, ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ध्यान दें, x1 y1 x2 y2, ओके, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 और माइनस x1 जब करोगे तो ये खुद ही नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1, y2 कितना है 6 और y1 कितना है 10, y2 - y1, y2 - y1, y2 कितना है 6 और y1 कितना है 10, तो 6 - 10 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 + 6, यानी कि 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस 6 - 10 -4, तो -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ गया आपके पास 16 + 4 कितना होता है बोलिए 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और √5 ऐसे ही रहेगा, तो 2√5 आ गया, ओके, यूनिट्स। इसको हम अभी लिख के छोड़ देते हैं। अब हम क्या निकाल लें, हम बी सी बच्चों फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ कहीं हम बी सी फाइंड करते हैं, चलिए बी सी, तो बी और सी पे फोकस करिएगा, पॉइंट बी और सी पे, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 और प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है, और प्लस y2 - y1, यानी कि -8 और -6 का होल स्क्वायर, ओके। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू √3 + 4 कितना होता है बताइए 12, 12 का स्क्वायर 144, और प्लस -8 और -6 कितना हो जाएगा ये -14, और -14 का स्क्वायर कितना, आई थिंक कितना हो जाएगा 196, है ना।
तो ये हो जाएगा 196। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं फटाफट, एक सेकेंड। 14 इंटू 14, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक सही है। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? ओहो हो सॉरी, 3 + 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 + 49, ओके। मैंने गलती से उसको अपने मन में 3 4 12 मल्टीप्लाई कर दिया था। 49 + 196, 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15, 1 और 10 + 4 कितना होता है? 14 और 1 245, ओके। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 245। अब क्या करें, इसके आप प्राइम फैक्टर निकालिए। 245 के प्राइम फैक्टर बच्चों यहाँ निकाल लेते हैं। तो 245 के प्राइम फैक्टर किससे डिवाइड होगा बच्चों? ये 5 से कर देते हैं, सीधे सीधे खत्म कहानी। 5 4 = 20, ये इधर जाएगा 5 9 ओके। और ये कितना हो जाएगा? 5 4 = 24, 5 9 45, अब ये जाएगा 7 से, ठीक। ये तो 7 × 7 यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 49 × 5 भी लिख सकते हैं हम इसको। चेक करो, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 245 ही आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट हमको पता है 7, तो ये आ गया 7√5। भाई 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, और √5 ऐसे बच गया। तो अब आप रेशियो निकालिए किसका? यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, AB का रेशियो निकाला हमने किसके साथ? BC के साथ, ठीक है। ये यूनिट्स आएगा 7√5 यूनिट्स, ओके। AB कितना है? 2√5। AB कितना है? 2√5, और BC कितना है? 7√5। √5 से √5 कैंसिल, कितना आ गया? 2:7। चेक करो, AB और BC का रेशियो कितना आ गया? 2:7। इसका मतलब क्या है कि दीज 3 पॉइंट्स आर व्हाट? कोलिनियर सच दैट दिस, क्योंकि ऐसा ही सोच के हमने सोचा था कि AB और BC का रेशियो क्या आना चाहिए? 2:7। बताइए, कोई डाउट है? हाँ, अब यहाँ पर एक बात जरा बच्चों समझने वाली है, बात समझिए जरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए बात समझिए। यहाँ पर बच्चे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? इसको मैं हटा दूँ, थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे बच्चे मेरे से क्रॉस करते हैं, क्या कहते हैं? सर ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान दो, A यहाँ होता, B यहाँ होता और C यहाँ होता, ठीक है। बच्चे बोलते सर ऐसा भी तो हो सकता था। बिल्कुल सही बच्चों ने बोला, दिमाग लगाइए बच्चों। देखिए बोले सर आपने AB का लेंथ निकाला 2√5 आ जाता, और BC का लेंथ निकाला 7√5, आपने डिवाइड लगाया तो रेशियो कितना आ गया? 2:7, ठीक। पर सर कोलिनियर तो नहीं है, कोलिनियर तो नहीं है, सही बात है। ध्यान दें यहाँ पर बच्चों एक बात बताइए, ये बात आपने क्यों सोची थी? बताइए, ये बात आपने तब सोची थी जब AB और AC का रेशियो कितना था? ध्यान से चेक करो, AB:2, ये AC नीचे आया था जब AB और AC का रेशियो 2/9 यानी कि 2:9 था। यही सोच के तो आप चले थे ना, यही सोच के तो आपने ऐसा सोचा था। अब एक बात बताओ, अगर हम डायग्राम ऐसा कुछ सोच लें तो ये वाली बात तो ट्रू हो जाएगी क्या कि AB:BC का रेशियो 2:7 है, चलो मान गए कोई बात नहीं है। लेकिन ये आपने सोचा कैसे था? यही मान के तो सोचा था, और ये तब माना गया था जब तीनों को हमने क्या माना था? कोलिनियर। इसका मतलब क्या है? कोलिनियर ही है, फिर भी नहीं भरोसा हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या AB निकालो BC निकालो। तो आप जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर भी नहीं भरोसा हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप AB + BC = क्या दिखा सकते हो? AC। आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। और फिर भी नहीं भरोसा है तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लीजिए। कितना आना चाहिए बोलिए? 0, ठीक है। अब तो पक्का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालिएगा, 0 आएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 है इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बनता है, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। बताइए, कोई डाउट है? कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट P - 2,4 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और ये सर्कल है हमारे पास, कोई सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस कितना है बोलिए? सर्कल का सेंटर सपोज है आपका, एंड सेंटर ये पॉइंट दिया हो ना आपको, सेंटर को हम O से दिखाते हैं। सपोज ये पॉइंट O है, तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट कितने हैं? इसके कोऑर्डिनेट हैं सेंटर O के 3,5, और द पॉइंट -2,4 लाइज ऑन द रेडियस ऑफ 6। ओके, बात समझो बच्चों, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 6 यूनिट्स है, ओके। और हमसे ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट है बच्चों P, पॉइंट P जो है ये सर्कल पे लाई करता है कि नहीं? बात समझो। देखो सपोज ये पॉइंट P जो है अगर बाहर आएगा, सोचो तो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर पॉइंट P जो है वो सर्कल के एक्सटीरियर में आएगा तो
OP इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है 6, तो आप OP फाइंड करिए। अगर ग्रेटर देन 6 यूनिट्स आ गया बच्चों OP, तो पॉइंट P विल बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ओके। और अगर ये पॉइंट P मान लो अंदर हो, तो OP विल बी लेस देन व्हाट 6। अगर OP विल बी लेस देन 6, तो पॉइंट P विल लाई इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ओके। उसके बाद अगर तीसरा पार्ट, अगर OP इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 6, तो इसका मतलब पॉइंट P कहाँ लाई करता है, सर्कल की बाउंड्री पे, लाइज ऑन द सर्कल। तो OP इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 6। अगर OP 6 नहीं आया, ठीक है, और कुछ और आ गया, मतलब लेस देन 6 आ जाए या मोर देन 6 आ जाए, तो पॉइंट P सर्कल के बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो हम निकालते हैं OP, ठीक है। तो OP, O और P पे कॉन्सेंट्रेट करिए स्टूडेंट्स। O के कोऑर्डिनेट हैं आपके 3,5, तो ये हो जाएगा x1 y1, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2,4, ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, ठीक है। OP निकाल रहे हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है आपका x1 3, तो x2 - x3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1। y2 कितना है आपका 4 है, और माइनस y1 कितना आपका 5 है, सही है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 और -3 कितना होता है -5, -5 का स्क्वायर प्लस 25, और प्लस 4 - 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया बोलिए √26, 25 + 1 √26। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे बोलते हैं सर लॉन्ग डिवीजन से √26 निकालें कि नहीं निकालें। बच्चों एक बात बताएं, ध्यान से समझिएगा, नहीं निकालेंगे, गेस कर लो ना। देखो √25 क्या होता है आपका 5 होता है, और √25 के बाद जो नेक्स्ट आपको नंबर मिलेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, वो क्या होगा 36, जिसका स्क्वायर रूट आपको परफेक्टली मिल जाता है, ये होता है 6। तो अब आप दिमाग लगाइए कि √25 जो होगा, सॉरी √26 जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही तो आता होगा, मतलब √26 जो होगा वो √26 विल बी ग्रेटर देन √25 बट लेस देन व्हाट √36, यानी कि √26 का जो भी वैल्यू होता होगा, हमें नहीं पता, बट जो भी वैल्यू होता होगा, लेट अस से वो वैल्यू होता होगा k, तो k विल बी लेस देन 6 बट ग्रेटर देन व्हाट 5, यानी कि ये जो √26 है ये लेस देन क्या आ गया 6 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई करता होगा भाई OP, √26 इज लेस देन व्हाट 6, तो ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई करता है इंटीरियर में। कोई डाउट है बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में फॉल्स, और इसका जस्टिफिकेशन ये रहा क्या कि since OP which is equals to what √26 it is less than 6 and 6 is what radius, तो ये रेडियस से क्या है hence point P does not lie on a circle of radius 6, it lie interior of the circle। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट्स ABCD, अगर हम इसको ऑर्डर में लें तो क्या ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमें ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि रेक्टेंगल की जो सफिशिएंट कंडीशन होती है वो बस इतनी ही होती है, यही वाली बस। वैसे तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में भाई ऑल द एंगल्स 90, ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC होना चाहिए, AD इज इक्वल्स टू व्हाट AB इज इक्वल्स टू DC होना चाहिए। हम क्लॉकवाइज चले ना ABCD, ठीक। तो AB इज इक्वल्स टू व्हाट DC होना चाहिए, BC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए AD, ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना, और ईच एंगल 90 होना चाहिए। बट पता है रेक्टेंगल करने के लिए बच्चों आपको, हम कंडीशन पहले भी आपको कई सारी लिखवा चुके हैं, लेकिन रेक्टेंगल करने के लिए आपको केवल ये दो बातें अगर आप चेक कर लो दैट इज इनफ, क्या कि डायगोनल्स आर इक्वल। देखो बच्चों, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते थे तो वो पैरेललोग्राम हो जाता था, याद है आपको। अगर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो वो पैरेललोग्राम हो जाता था, लेकिन अगर डायगोनल्स आर इक्वल तो वो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई होता था। लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करेंगे, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि अगर हम A को C से ज्वाइन करें और B को D से ज्वाइन करें तो बाइसेक्ट भी, मतलब इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करेंगे। मतलब ये O अगर यहाँ पर है तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AC एज वेल एज BD। अब हमने यहाँ पे देखिए डबल लगाया, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी, क्यों? क्योंकि BO इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू AO इज इक्वल्स टू OC। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स आर व्हाट इक्वल, तो AC तो BD के इक्वल है ही है। पहली बात तो आप ये दिखा दो, और दूसरा बाइसेक्ट ईच अदर करवा दो। सुनो मेरी बात, सुनो। बच्चे बोलेंगे सर हर एक एंगल 90 तो आपने शो नहीं किया। एक बात बताएं, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो यही डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर अगर बच्चों करते हैं तो यही बात इस बात को क्वालिफाई कर देता है कि ईच एंगल क्या है
90। अगर हर एक एंगल 90 होता है ना तभी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसकी ज्योमेट्री में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये हम बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं कि अगर इसमें हर एक एंगल 90 है तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो वो सब अलग बात है। तो आपको रेक्टेंगल चेक करने के लिए केवल इतना चेक करना है क्या कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये सफिशिएंट कंडीशन है। फिर भी अगर आपको चेक करना हो, आपका मन है, तो आप एक काम कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो तरीका है। तरीका ये है कि भाई आप एक काम कर लीजिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं ये चेक कर लीजिए, और डायग्राम बहुत ध्यान से बनाएंगे। ABCD दिया है तो हम भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ABCD है तो क्लॉकवाइज चल लो या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं करना है A यहाँ लिख दिया, B यहाँ, C यहाँ, D नहीं, A के बाद B के बाद C के बाद D। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब ये आपके ऊपर जाइए बच्चों, मैंने छोड़ा है, आप AB निकाल लीजिए। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए कितने बोलिए, -1, -2। पॉइंट B कोऑर्डिनेट बोलिए 4, 3। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट बोलिए 2, 5 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट बोलिए -3, 0। सुनिए बच्चों, ये काम आपका है। आप AB निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, आप CD निकालिए। आप देखोगे AB CD के इक्वल आ जाएगा, पक्का, जाओ चेक कर लेना। और आप देखोगे क्या कि AD किसके इक्वल आ गया है, BC के। ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो अपोजिट साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो ये तो क्वालिफाई हो गया। अब हमें कन्फ्यूजन था, क्या कन्फ्यूजन था बताइए? हमें ये कन्फ्यूजन था कि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल और रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर हम केवल इतना ही दिखा दें, क्या बात समझिए बच्चों, अगर हम केवल इतना ही दिखा दें, बात समझो, या तो जिसको मैं छुपा रहा हूं, या तो हम केवल ये और ये दिखा दें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल बट नॉट पैरेललोग्राम होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, केवल ये दोनों कंडीशन दिखा देते हैं, सफिशिएंट है कि डायगोनल्स आर इक्वल करा दिया और बाइसेक्ट ईच अदर इस बात का सपोर्ट कर देता है कि ये ईच एंगल क्या है यहाँ पे 90 है। तो ये ज्योमेट्री से आता है। आप, और अगर आपको तीनों करना हो ना, आप तीनों कर दीजिए। सबसे पहले आपने क्या सोचा, कुछ नहीं याद आ रहा है, अगर ये सारी बातें याद आ रहा है आप सारी बातें कर दो। क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो AB और DC आप निकाल लीजिएगा, इक्वल आएगा, AD और BC निकाल लीजिएगा। चलो भाई ऐसा ही कर लो तुम। ऐसा करने के बाद अब आप सोचोगे कि डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। ठीक, तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम क्या निकालें, डायगोनल्स निकालें। उसके बाद आप ये भी चेक कर लीजिए कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट। कर लो, तीनों चीज़ें कर लो, क्या जा रहा है, 2 सेकंड लगने। तो ये काम आप करोगे, ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर बच्चों डायगोनल का लेंथ निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं आपको AC निकालता हूँ क्या हो जाएगा बताइए, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 + 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है। ये हो जाएगा आपका कितना, 49 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 9 + 9 18, और कैरी जाएगा 158 हो गया। ठीक, AC आ गया बच्चों। हम BD निकालने जा रहे हैं, डायगोनल BD निकालते हैं। BD तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया आपका क्या, x2 y2, सही है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -3 रूट ओवर x2 माइनस x1, x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है 4, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका 0 और माइनस y1 कितना है आपका 3। सॉल्व करिए बच्चों, कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए। -3 -4 -7 होता है भाई, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -3 और -4 -7 का स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 0 -3 का स्क्वायर 9, 49 + 9 कितना होता है 58, तो रूट ओवर 58 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करिए, पहली बात तो आपकी आ गई, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC इज इक्वल्स टू व्हाट, ये तो आ गया। अब हम कंफ्यूज हैं कि ये पैरेललोग्राम, कंफ्यूज नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं है इसमें, अगर ये दोनों बातें करनी हो गया। लेकिन फिर भी अगर हमको केवल इतना करना है तो हमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी दिखाना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, सुनो, AC का मिड पॉइंट निकालो और BD का मिड पॉइंट निकालो। अगर सेम आ जाए तो O ही क्या है, पॉइंट O ही क्या है, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं पहले, मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ भाई फटाफट निकलवाइए बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ AC x1 + x2/2 यानी कि -1 और प्लस 2/2 और कॉमा y1 + y2/2, y1 कितना है -2 और प्लस y2 कितना है 5। सॉल्व करिए, -1 + 2, 2 - 1 1, 1/2 और कॉमा 5 - 2 3/2। ठीक, तो मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ BD, यहाँ निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ
बी डी निकालिए फटाफट स्टूडेंट्स। बी डी का मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 यानी कि 4 और प्लस x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 4 प्लस -3/2 और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बताइए 3 प्लस 0/2। ओके तो 3 प्लस 0/2 सॉल्व करते हैं 4 और देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1/2 और कॉमा 3 प्लस 0 3/2। अब बताइए मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD, दैट्स व्हाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके तो बस फाइनली हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस को शो कर रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन आपका ये रहा डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बताइए कोई डाउट है? हाँ कर लीजिए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका शायद सॉरी क्या एक्सरसाइज फिनिश हो गई बच्चों? यस। तो स्टूडेंट्स जो एंड स्क्रीन पे आपका वीडियो अभी आ रहा होगा, मतलब अभी जब मेरी बात कंप्लीट होएगी तो आएगा सॉरी, वो वीडियो होगा बच्चों एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड एंड दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दी हुई है सैंपल प्रॉब्लम 1 और मैं देख लेता हूँ और भी कोई सैंपल प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ पर। यस सैंपल प्रॉब्लम 2 भी आपको दी हुई है यहाँ पर, सैंपल प्रॉब्लम 3 भी आपको दी हुई है। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 7.3 में ओहो सैंपल प्रॉब्लम 4 भी दी हुई है, चलिए बढ़िया। ओके तो ये जो सैंपल प्रॉब्लम 1 to 4 है इसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन की तरफ। और बच्चों जाते आते बार बार मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। जो पिन कमेंट है उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।